हम बात कर रहे थे कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है, जनरल विल जो है, वो दो प्रकार की होती है। आपके सवाल अगर सामान्य इच्छा से आप क्या समझते हैं, तो रूसो द्वारा प्रतिपादित वही इच्छा, ऐसे लिखना है आपको। इसके अंदर यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। आदर्श का मतलब होता है आइडियल, जो अच्छी होती। यथार्थ इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है, आप ये लिखेंगे। इसके अंदर व्यक्तिगत हित, मतलब व्यक्ति अपना हित पहले चाहता है, व्यक्तिगत हित, स्वार्थ प्रवृत्ति इसमें होती है। जबकि आदर्श इच्छा के अंदर सामाजिक या समाज का हित पहले होता है। मतलब ये जो सभी का कल्याण करने वाली इच्छा जो होती है, वो आदर्श इच्छा कहलाती है। आप ये लिखेंगे, सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग, अर्थात ऐसी इच्छा जिसमें सामाजिक हित बहुत ज़्यादा हो और प्राथमिकता सामाजिक हित को दी जाती है। सामाजिक समझौता द्वारा स्थापित नागरिक समाज और राज्य की विशेषता। जैसा कि हमने पढ़ा कि रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके अंदर पहली बात आएगी प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण बताता है। पहले और दूसरा चरण ठीक है, लेकिन तीसरे चरण के अंदर निजी संपत्ति के आने से समाज के अंदर वैमनस्यता, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मानव स्वभाव के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हॉब्स का मानव एक तरह से लोभी है, लालची है, स्वार्थी है। और लॉक का मानव थोड़ा सहानुभूति रखने वाला है, प्रेम करने वाला है, ईमानदार है। लेकिन उसमें भी आगे चलकर कुछ कठिनाइयों के उत्पन्न होने की वजह से वो लॉक का मानव भी हॉब्स का मानव बन जाता है। इसी संदर्भ में रूसो भी कहता है कि पहले मानव लॉक का मानव था, यानी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे निजी संपत्ति की वजह से वो हॉब्स का मानव का रूप धारण कर लेता है। प्राकृतिक अवस्था, मानवीय स्वभाव और समझौता की प्रक्रिया, और इस समझौते के बाद में तीनों ही विद्वान एक राज्य का स्वरूप बताते हैं, किस प्रकार का राज्य निकलकर सामने आता है। जहाँ हॉब्स कहता है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है, वहीं लॉक कहता है कि सीमित राजतंत्र की स्थापना होती है। हम देखते हैं कि रूसो के अनुसार जो नागरिक समाज बनेगा या राज्य बनेगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी। रूसो के अनुसार जो समझौता हुआ वो स्थायी समझौता होता है, सामान्य इच्छा या लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित होता है। तो रूसो का जो राज्य का स्वरूप है वो लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। रूसो द्वारा प्रतिपादित वह संप्रभुता है जिसके अंदर सामान्य इच्छा की प्रधानता होती है। तो इसका राज्य का स्वरूप आएगा लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है। प्राकृतिक अवस्था के आदर्श, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की पुनः स्थापना की बात की जाती है इस राज्य में। इसी संदर्भ में रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, अर्थात प्राकृतिक अवस्था जो रूसो के समय थी, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज, वो बहुत अच्छी थी। इसलिए रूसो कहता है कि हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए। इनका नारा है प्रकृति की ओर लौटो। राज्य के पास सामान्य इच्छा को क्रियान्वयन करने के लिए बाध्यकारी शक्ति है। रूसो के यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करता है तो उसे स्वतंत्र करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब हम अगला जो इसका एक कंसेप्ट 7 नंबर का आपके आ सकता है कि सामान्य इच्छा क्या होती है। तो आप लिखेंगे इसमें लोकप्रिय संप्रभुता का आधार, निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा, विशेषताएं जो मैंने पहले बताई आपको, राज्य का अनिवार्य अंग होगा, ये सामान्य इच्छा सुप्रीम होगी, निरंकुश लोकतंत्र होगा, ये अधेय होगी, और न्याय का इसमें पास में अधिकार होगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रूसो के राज्य के अंदर शासक कौन होगा, तो शासक होगी सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का आधार मानता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का निर्माण सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ है। सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के सामान्य हित का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसीलिए ग्रीन सामान्य इच्छा को सामान्य हित की चेतना कहते हैं। इसे बहुमत की इच्छा कहना उचित नहीं है। यदि बहुमत की क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का मत, लेकिन सामान्य इच्छा के अंदर सभी व्यक्तियों का मत आता है। बहुमत और सामान्य इच्छा में ये अंतर है। यदि एक भी व्यक्ति संपूर्ण समाज के सामान्य हित संबंधी विचार रखता है तो वह सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसकी कुछ विशेषताएं रूसो बताते हैं कि जो सामान्य इच्छा है वही रूसो का शासक है। रूसो का जो राज्य होगा
उसका सामान्य इच्छा एक अनिवार्य अंग होगी, वो सर्वोच्च होगी, निरंकुश होगी, अविभाज्य होगी, उसका विभाजन संभव नहीं है। अधेय उसको किसी को दिया नहीं जा सकता। वो न्यायिक अधिकार होगी, उसके पास में न्यायिक यानी फैसले देने का अधिकार होगा और बाध्यकारी शक्तियों का वो स्रोत होगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी स्रोत होगी। स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व भाईचारे का वो स्रोत होगी। अर्थात वो सामान्य इच्छा जो होगी वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, क्योंकि वही एक शासन व्यवस्था है और इसके अंदर लोकप्रिय संप्रभुता का निवास होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा। सामान्य इच्छा पर विभिन्न विद्वानों के विचार, जैसे डिग्विट कहते हैं, रूसो की सामान्य इच्छा संबंधी विचार जैकोबियन व सीजर से अधिक निरंकुश है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रूसो जिस प्रकार के समाज का या राज्य का निर्माण करता है उसके अंदर सुप्रीम जो होगा, जिसमें पावर होगी, वो सामान्य इच्छा होगी। और ये सामान्य इच्छा, जैसा कि आपने विशेषताएं देखी कि सामान्य इच्छा निरंकुश होगी, सबसे ऊपर होगी, निरंकुश होगी। तो ये भी कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र था, तो उसी प्रकार से ये भी एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करने की कोशिश की है। कई विद्वानों ने कहा है कि ये लेवियाथन का सिर कटा हुआ है। अल्फ्रेड काबा कहते हैं कि रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचार निरंकुशतावाद के निकट है, क्योंकि इनकी जो सामान्य इच्छा है वो सर्वोच्च है, निरंकुश है, उसके पास में न्यायिक शक्तियों का स्रोत है। रूसो के विचारों में विरोधाभास अधिक पाया जाता है। एक तरफ कहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सामान्य इच्छा को सभी शक्तियां देने से वो निरंकुशतावाद की ओर बढ़ जाती है। सीएल वेपर कहते हैं सामान्य इच्छा का पता लगाना मुश्किल है कि सामान्य इच्छा कहाँ निवास करती है। लॉस्की रूसो उन्नति या प्रगति करने वाला विचारक था। वाहन जैसे विद्वान कहते हैं कि रूसो के विचार निरंकुशतावाद से अधिक निरंकुशतावादी हैं और व्यक्तिवाद से अधिक व्यक्तिवादी हैं। वाहन जो कहता है वो अगली के कोटेशन में कहते हैं, रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेवियाथन है। अर्थात हॉब्स का जो लेवियाथन है, बुक है लेवियाथन, उसका शाब्दिक अर्थ होता है विशाल जंगली जानवर या विशाल जंतु जो कि एक राक्षस का रूप लिए हुए है, उसका सिर कटा हुआ लेवियाथन है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हॉब्स की सामान्य इच्छा हॉब्स का लेवियाथन और रूसो की सामान्य इच्छा एक जैसे ही हैं, दोनों में ही निरंकुशतावादी बात की गई है। लेकिन रूसो ने एक बात करी है, व्यक्तिवाद, व्यक्ति के अंदर इसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जहाँ बात की जाती है, तो ये निरंकुशतावादी भी है और व्यक्तिवादी भी है। दोनों के नज़र, इसके विचार हमें इसमें दर्शन में नज़र आते हैं। इस कथन के माध्यम से वाहन कहता है कि सर्वोच्चता, निरंकुशता, अविभाज्यता, अधेयता जैसी जो सतही समानता पाई जाती है, जबकि दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। हॉब्स में और रूसो के अंदर कुछ अंतर भी हैं। जिस प्रकार से समानता की बात हमने करी कि सर्वोच्चता, निरंकुशता, अविभाज्यता, अधेयता, ये जो विशेषताएं हैं वो हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र के समीप हैं, जबकि हॉब्स और रूसो में कुछ हमें असमानताएं भी नज़र आती हैं। जो देखते हैं, हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। हॉब्स कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है तो रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है। हॉब्स में व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि सभी सारे शक्तियाँ हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र में समाहित हो जाते हैं, जबकि रूसो में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहती है। रूसो इसलिए कहता है कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का जो कंसेप्ट है फ्रांसीसी क्रांति का, वो रूसो के दर्शन में हमें दिखाई देता है। तो हॉब्स में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, जबकि रूसो के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें नज़र आती है। अतः दोनों में कुछ आधारभूत अंतर हैं। रूसो प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। उसका प्रसिद्ध कथन है, जैसे ही प्रतिनिधित्व होता है वैसे ही लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में रूसो के जो कुछ सिद्धांत थे उसको पढ़ने की कोशिश करी है। आज के इस वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। कल जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेंथम, उसको पढ़ने की कोशिश करनी। बेंथम से पहले हम हॉब्स लॉ रूसो में एक तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।